इस वीडियो में हम बहुपद फलन जिन्हें हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हम इन्हें परिभाषित करेंगे, इनके आलेख यानी कि ग्राफ्स बनाएंगे और साथ ही साथ इनके प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने का भी प्रयास करेंगे। किंतु पहले चलिए यह समझ लेते हैं कि एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हो सकता है आपने बहुपद के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो, तो मैं कहूंगा यह एक बहुत अच्छा समय है कि हम एक बार के लिए रुकें और बहुपद के बारे में हमारी याददाश्त और समझ को ताजा करें। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद से ही सवाल करें। अब आप स्क्रीन पर कुछ इस तरीके के फलन देख पा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह पता कीजिए कि इनमें से कौन से फलन बहुपद हैं और कौन से फलन बहुपद नहीं हैं। तो बहुपद के लिए त्रिकोणमिति और लघुगणक का उपयोग नहीं करना है, ये केवल संख्याओं और चरों से ही निर्मित होते हैं। तो क्या अब आपको यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है जिसका संबंध त्रिकोणमिति से हो? तो यहां पर हम fx बराबर में cos x देख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि यह एक बहुपद फलन नहीं है। यह एक त्रिकोणमितीय फलन अवश्य है किंतु एक बहुपद फलन नहीं है। अब हम और कौन से फलन हटा सकते हैं? तो जिस तरीके से त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग नहीं करना है, वैसे ही हमें यहां पर चर घातांकी फलनों यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का उपयोग भी नहीं करना है, इसकी अनुमति भी नहीं है। तो यहां पर जो यह फलन है e की घात x, यह चर घातांकीय फलन है, तो यह एक बहुपद फलन नहीं हो सकता है और इसे भी हम हटा देते हैं। और इसी तरीके से यह 2 की घात x जो है, यह भी एक चर घातांकीय फलन है, तो इसे भी हम हटा देते हैं क्योंकि यह बहुपद फलन नहीं है। और यहां पर हमने बस इस e के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों को हटा दिया है। अब यहां पर अपूर्णांक घातों का उपयोग भी नहीं होता है, यानी कि नॉन इंटीजर पावर्स जो हैं उनका उपयोग भी नहीं करना है। तो x की जो घातें हैं यानी कि x पर जो घात लग रही है वे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, किंतु यहां पर पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब है हम इसको हटा देंगे। अब यह भी देखिए यहां पर भी पूर्णांक नहीं है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। चलिए और देख लेते हैं, तो बाकी तो सभी में पूर्णांक है। अब यहां पर ऋणात्मक घातों का उपयोग भी नहीं होता है, अर्थात x की घात में केवल पूर्णांक ही नहीं बल्कि x की घात में ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब है कि हमें यहां पर ऋणात्मक घातें नहीं मिलने वाली हैं। तो देखिए यह fx बराबर में x की घात -3 है, तो इसको हम हटा देंगे। और यहां पर अवास्तविक गुणांकों यानी कि नॉन रियल कोफिशिएंट्स का उपयोग भी नहीं होता है, तो हमें गुणांकों के रूप में केवल वास्तविक मानों की ही अनुमति होती है। तो चलिए अवास्तविक गुणांक ढूंढते हैं। तो पहले यहां पर हमें वर्गमूल का 3 दिखा, तो यह तो वास्तविक होता है। अब यहां पर हमें वर्गमूल में -3 दिखा और यह वास्तविक तो होता नहीं, यह काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होता है, तो इसको हम हटा देंगे। तो देखिए हमारे पास में कौन कौन से फलन अब बच गए हैं। एक तो यह फलन बच गया, एक यह फलन और एक यह फलन, यानी कि इस तरीके से 4 फलन हमारे पास में बचे हैं, तो ये बहुपद फलन होंगे। चलिए अब हमें अच्छा खासा अभ्यास हो गया है, तो इसकी औपचारिक परिभाषा यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। एक बहुपद फलन एक फलन f होता है जो कि r से r में परिभाषित है। और किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, देखिए y बराबर में fx बराबर में यह इतना बड़ा व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन, जहां पर n एक ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है और a0, a1, a2, a3 और यहां से an तक ये सभी वास्तविक संख्याओं में से लिए जाते हैं। और यहां पर यह जो x है यह भी वास्तविक संख्याओं में से लिया जाता है। तो हो सकता है कि आपको इतना सब देखने में जटिल लग रहा होगा, किंतु यदि हम इन्हें गणितीय वाक्यों में पढ़ें तो f r से r में परिभाषित है। इसका अर्थ है कि यह एक वास्तविक फलन यानी कि रियल फंक्शन है, अतः बहुपद फलन वास्तविक फलन होते हैं। और देखिए x बिलोंग्स टू r यानी कि प्रांत, जिसे हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि r है। यह हमें f की परिभाषा के बारे में बताता है। y बराबर में fx बराबर में यह इतना बड़ा व्यंजक है, यहां पर x है, x की कुछ घातें हैं और कुछ गुणांक यानी कि कोफिशिएंट्स हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि n एक ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी x की जो घातें हैं
वे ऋणोत्तर पूर्णांक होने वाली हैं और इसका अर्थ है कि सभी गुणांक वास्तविक यानी कि रियल हैं। यह सब यहां पर इसलिए लिखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो फलन है वह बहुपद फलन है, अर्थात ये वे शर्तें हैं जो y बराबर fx को एक बहुपद फलन बनाती है। चलिए अब इसका सारांश देखते हैं। यहां एक वास्तविक फलन है y बराबर में fx बराबर में जो ये इतना बड़ा लिखा गया है, यह x से बना हुआ है। x की कुछ घातें हैं और यहां पर कुछ गुणांक है और x की घात में ऋणोत्तर पूर्णांक है और साथ ही साथ सभी गुणांक वास्तविक यानी कि रियल हैं। तो अब हम इस परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब चलिए इनमें से एक का आलेख बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह तो हमारा x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष है और मान लीजिए हमें y बराबर fx बराबर में x स्क्वायर माइनस 4 का आलेख बनाना है। तो इस आलेख को बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, किंतु हम यहाँ पर कुछ बिंदु अंकित करके इसका आलेख बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर x और y लिख लेते हैं और कुछ मान रखने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम x का मान 0 रख देते हैं तो हमें यहाँ पर y का मान 0 माइनस 4 यानी कि माइनस का 4 मिलेगा। इसका मतलब है 0 माइनस 4 इस आलेख में यहां पर आ जाने वाला है। यदि हम x का मान 1 रख देते हैं तो y का मान 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 मिलेगा और 1 माइनस 3 कुछ यहां पर आ जाएगा। यदि हम x का मान अब 2 रख देते हैं तो हमें y का मान मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 जो कि 0 के बराबर होता है। तो 2,0 यहां पर आ जाएगा। यदि हम यहां पर x का मान 3 रख देते हैं तो हमें 3 का स्क्वायर माइनस का 4 मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 माइनस 4 यानी कि यह 5 बन जाएगा। तो 3,5 जो बिंदु है वह यहां पर आ जाने वाला है। चलिए अब कुछ ऋणात्मक मान भी रख लेते हैं। x का मान -1 रखने से हमें y का मान माइनस का 3 मिलेगा, क्योंकि -1 का वर्ग 1 होता है और 1 माइनस में 4 यानी कि है माइनस का 3 हो जाएगा। x का मान -2 रखने से हमें यहां पर 0 मिल जाएगा और x का मान माइनस का 3 रखने से हमें यहां पर 5 मिल जाएगा। धनात्मक एवं ऋणात्मक x से हमें समान ही मान मिल रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास में x का स्क्वायर है। चलिए अब इन बिंदुओं को आलेखित कर लेते हैं। तो इस तरीके से -1, -3 यहां पर आ जाएगा, -2,0 यहां पर आ जाएगा, -3,5 यहां पर आ जाएगा। तो यदि अब हम इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह ग्राफ किस तरीके का आने वाला है। तो इस बहुपद y बराबर x का वर्ग -4 इसका आलेख कुछ इस तरह का दिखने वाला है। यदि तकनीकी रूप से कहूं तो यह ऊपर की ओर खुला हुआ परवलय यानी कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, किंतु इसके बारे में हम अगले कुछ अध्यायों में जानेंगे। अभी के लिए चलिए प्रांत एवं परिसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो f का प्रांत सभी वास्तविक मान होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए हमें आउटपुट न मिलता हो। तो f का प्रांत x बिलोंग्स टू R हो जाएगा। चलिए अब परिसर यानी कि रेंज की बात करते हैं। तो इस विशिष्ट बहुपद फलन के लिए परिसर सीमित यानी कि लिमिटेड होने वाला है। यहां आलेख अनंत से पहले 0 तक आता है, फिर 0 के बाद कुछ ऋणात्मक मान लेता है और -4 से ऐसे घूम जाता है, उसके बाद पुनः कुछ ऋणात्मक मान लेता है और उसके बाद धनात्मक मान हो जाते हैं। तो न्यूनतम मान जो यह ले रहा है वह -4 है और -4 से अनंत तक के ये सारे मान इस तरीके से लेने वाला है। तो इस तरीके से इसका परिसर आएगा। तो पहले यदि हम प्रांत को लिख रहे हैं -अनंत से अनंत कुछ इस तरीके से, तो परिसर को लिखने के 2 तरीके हो जाएंगे। एक तो इसको हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल वे में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। इसका परिसर आ जाएगा x² -4, जहां x वास्तविक संख्याओं में से है। इस तरीके में तो हम कह रहे हैं कि आप ही परिसर पता कर लीजिए, हम यह नहीं करने वाले हैं। किंतु हम दूसरे तरीके से यदि इस आलेख को देखते हैं तो हम कहेंगे परिसर होगा -4 से अनंत, जहां पर -4 को भी शामिल किया जाता है यानी कि इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग कर रहे हैं और -4 को शामिल कर रहे हैं। तो यह फलन -4 से अनंत तक के सभी मान लेता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि एक बहुपद फलन क्या है, इसकी औपचारिक परिभाषा यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है और इसको आलेखित कैसे किया जाता है और इसके प्रांत एवं परिसर किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं यह भी पता कर लिया। चलिए अब एक और बहुपद फलन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास में है y बराबर में fx बराबर में x क्यूब।
तो आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके लिए आलेख बनाने का प्रयास कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके लिए प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो यहां पर x और y के कुछ मान लिखेंगे। जब हम x को 0 रखेंगे तब हमें y का मान 0 ही मिलेगा। तो 0,0 यह बिंदु यहां पर आ जाएगा। यदि अब हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें y का मान 1 ही मिलेगा। तो यह बिंदु 1,1 यहां पर आ जाएगा। यदि अब हम x का मान 2 रख देते हैं तो हमें y का मान 8 मिलेगा। तो 2,8 बिंदु देखिए यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको यहां पर दर्शा लेते हैं। -1 यदि हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें यहां पर क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो यह बिंदु यहां पर आ जाएगा और x का मान -2 रखेंगे तो हमें y का मान -8 मिलेगा। तो इसको भी देखिए यहां पर दर्शा लेते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है। तो अब यदि इन सभी बिंदुओं को जोड़ लेते हैं तो हमें यह इस तरीके का आलेख मिलेगा। यह आलेख -अनंत से आता है और इस प्रकार 0 से गुजरता है और अनंत तक चला जाता है। और यहां पर हम x का कोई भी वास्तविक मान रख सकते हैं, यानी कि इसका प्रांत हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रांत -अनंत से अनंत हो जाएगा, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसके लिए परिसर की बात करते हैं। तो देखिए यह सभी वास्तविक मान हमें देता है, यानी कि इसके लिए परिसर में सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी। तो हम लिख सकते हैं f का परिसर, देखिए x3, जहां पर x वास्तविक संख्याओं में से लिया जा रहा है, और यदि हम इसको अंतराल रूप में लिखना चाहें तो -अनंत से अनंत लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुपद फलन के बारे में जान लिया। चलिए आने वाली वीडियोस में हम कुछ विभिन्न प्रकार के फलनों की बात करेंगे।